चलिए, तो आज का टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी में अगर देखें तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकता के बारे में, या उसी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में ओम्स लॉ के बारे में पढ़े थे। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आया था, R इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर NE² T इंटू L/A। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। पिछले क्लास में हम जब ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो रेजिस्टेंस हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, और एक दूसरा रिलेशनशिप R का हम लोग फाइंड किए थे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो R इज इक्वल टू M/NE² T इंटू L/A आया था, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस फॉर्मूला में कि R जो है किसी कंडक्टर के कौन कौन से प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम M की बात करें तो M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, N जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि किस मटेरियल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और T है रिलैक्सेशन टाइम। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के बीच में जो दो लगातार टक्कर के बीच का टाइम होता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, है ना। तो ये रिलैक्सेशन टाइम है। L क्या है, कंडक्टर की लंबाई है, और A क्या है, कंडक्टर का एरिया है ना। तो ये सब हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम M की बात करें तो M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी चेंज हो नहीं सकता। जब तक इलेक्ट्रॉन जिंदा है तब तक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो सकता है। तो M तो कभी नहीं बदलेगा, यानी M कांस्टेंट है। E की बात करें तो E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉन है ना। हम दोनों की बात कर ले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों हम लोग पहले से जानते हैं, है ना। और दोनों के दोनों कांस्टेंट है, जब तक इलेक्ट्रॉन है तब तक ये दोनों कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस जो है मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों बदल ही नहीं सकते, यानी कांस्टेंट है। अब अगर हम कुछ देर के लिए टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख ले, है ना, ये T टेम्परेचर नहीं है बल्कि रिलैक्सेशन टाइम है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे जब रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर जब पढ़ेंगे, तो वहां पे ये रिलैक्सेशन टाइम से टेम्परेचर कैसे रिलेट करता है, ये चीज हमको पता चल जाएगा। असलियत में होता क्या है कि जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका थर्मल एनर्जी जो होता है वो बढ़ जाता है, और जिसके कारण कॉलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड घट जाता है ना। और जब टाइम पीरियड घट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है टाइम का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हम फिलहाल के लिए हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट मान लेते हैं। तो M भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, और मटेरियल को भी हम चेंज नहीं करते, है ना, यानी सेम मटेरियल लेते हैं। तो हमको यहां तक का जो प्रॉपर्टीज, जो भी राशि क्वांटिटी मिला, ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट मिल गया। तो बचा क्या, तो बचा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। यानी हम एक कंडक्टर की बात करें, सिर्फ एक कंडक्टर की बात करें, कोई भी एक कंडक्टर ले, लोहा, तांबा, चांदी, कुछ भी ले हम एक, और उसका हम लंबाई को अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया को अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, है ना। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को बिना बदले, यानी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर को नहीं बदलते हैं और कंडक्टर के मटेरियल को नहीं बदलते हैं,
तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की लंबाई और कंडक्टर के एरिया पर डिपेंड करता है। यानी अगर लंबाई को हम बढ़ा देंगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, उसी अनुपात में, समान अनुपात में बढ़ जाएगा। और अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, है ना। जितना अनुपात में बढ़ाएंगे एरिया को, उसी समान अनुपात में रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज मिली, है ना, कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। तो अब दोनों को हम एक जगह पे करते हैं, यानी दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, है ना। यानी कुछ देर के लिए अगर हम इसको एक इक्वेशन मान ले कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और दोनों समीकरण को, दोनों इक्वेशन को हम एक जगह पे कर ले, है ना। यानी फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को हम जब तुलना करते हैं तो क्या दिखते हैं, कुछ ऐसा हमको दिखता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, है ना। यानी कि दोनों समीकरण को हम इकट्ठा कर लिए तो इस तरह से दिखा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। अब हमको पता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको कांस्टेंट डालना पड़ता है ना। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद हम कांस्टेंट डालते हैं यहाँ पे रो। क्या डालते हैं, कांस्टेंट रो, है ना। उसके बाद जैसे था L वैसी L है और नीचे आ गया A। तो हमारा एक रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला बन गया, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। और इस रो को हम क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले ये रो तो कांस्टेंट है, रो क्या है, नियतांक है, रो नियतांक है, जिसे हम कंडक्टर का प्रतिरोधकता कहते हैं। इसी रो को क्या कहा जाता है, जो रो नियतांक बनता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट बनता है, इसी रो को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर का प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी कहते हैं, है ना। या इसको दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। या तो इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे या इसको हम प्रतिरोधकता कहेंगे। R बराबर रो इंटू L बाई A। अगर हम यहां से रो को निकाल ले, है ना, अगर हम यहां से रो को हटा देते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा। यानी रो का वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो रो इज इक्वल टू मिलेगा, रो को वैसे छोड़ देते हैं, एरिया को इधर लेके चले आएंगे तो R इंटू A अपॉन L। यानी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L। ये रो का फॉर्मूला हो गया। चलिए यहां तक के समझने में कोई दिक्कत, तो रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ये आपका रो बराबर आ गया फॉर्मूला। अब अगर हम ध्यान से देखें इस फॉर्मूला में तो रो जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा, तो A पे डिपेंड कर रहा है, L पे डिपेंड कर रहा है और R पे डिपेंड कर रहा है। हम कहेंगे कि किसी तार की जो प्रतिरोधकता है वो तार का प्रतिरोधकता उस तार के या उस कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करता होगा और उस कंडक्टर के लंबाई पे डिपेंड करता होगा। बट ऐसा नहीं है, ये जो प्रतिरोधकता होती है, किसी कंडक्टर का जो प्रतिरोधकता होता है, वो प्रतिरोधकता एक लाक्षणिक गुण होता है किसी भी कंडक्टर का। ऐसा समझ लो कि इनर प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। यानी कि उसको बाहरी सोर्स से, एरिया से, लेंथ से कोई मतलब नहीं है ना। अगर हम किसी कंडक्टर का लंबाई को चेंज कर दें या एरिया को चेंज कर दें तो उस कंडक्टर का रो जो है, रेजिस्टिविटी जो है, उस पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। यहां तक कि हम रेजिस्टेंस को भी बदल देंगे, रेजिस्टेंस को जब बदलेंगे तो रो बदल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को जब हम बदलेंगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को बदलने के लिए या टेम्परेचर को चेंज करना होता है या फिर हम और भी जैसे मटेरियल को हम चेंज कर दें तो रो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि रो डिपेंड किस पे करता है। तो सबसे पहली बात है कि डिपेंड ये एरिया और लंबाई पे नहीं करता है। यानी हम किसी कंडक्टर का लंबाई को कुछ भी बदल दे, हम 1 मीटर से 2 मीटर कर दे, 10 मीटर कर दे, जितना गुना भी कर दे, जितना गुना बढ़ा दे, जितना गुना घटा दे, या उसके एरिया को जितना गुना बढ़ा दे, घटा दे, उसकी रो, उसकी रेजिस्टिविटी है नहीं बदलेगा। जबकि रेजिस्टेंस बदल जा रहा था। अभी हमने देखा कि R जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे या एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा। बट रो जो है, रेजिस्टिविटी जो है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है किसी भी कंडक्टर का। अगर हम मटेरियल को चेंज करेंगे तभी ये रेजिस्टिविटी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा इसको भी हम लोग देखेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, है ना।
तो अभी हम फिलहाल देखते हैं रो इज इक्वल टू क्या आया, आर इंटू ए अपॉन एल। हम इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि प्रतिरोधकता को हम याद किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह से मानते हैं कि यदि किसी कंडक्टर की लंबाई है ना, एक ऐसा कंडक्टर हम सोचे कि इसकी लंबाई एल बराबर भी 1 मीटर हो और एरिया भी इसका कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, है ना। यानी कि ऐसा कंडक्टर हम लिए जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर और एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तब इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, है ना। तो देखते हैं इस फॉर्मूला पे पुट करके ए भी 1 और एल भी 1। तो रो इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमको, आर मिलने वाला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कंडक्टर का, यानी इस तरह का कंडक्टर जिसकी लेंथ भी 1 मीटर और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तरह के कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। यानी इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उस कंडक्टर के प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कह सकते हैं, है ना। यानी इसको हम डिफाइन कर ले लैंग्वेज में। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए तो हम इसको हटाते हैं। अब हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उस चालक के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है, या फिर प्रतिरोधकता के बराबर होता है। चालक के प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बराबर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। प्रतिरोधकता के बराबर होता है। आपने अभी फॉर्मूला में देखा रो इज इक्वल टू आर, है ना। कब ये होगा, जब किसी कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर ले और एरिया कितना रखे हम, 1 मीटर स्क्वायर रखे, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। चलिए तो आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लीजिए। इसका और भी डेफिनेशन होता है दूसरा, कि यदि किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, है ना। तो और करके हम ये डिफिनेशन को भी लिख लेते हैं कि किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को प्रतिरोधकता कहा जाता है ना। यानी कि रो इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन जे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। सपोज कोई कंडक्टर है जिस पे हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए और उस पूरे कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल है ना, यानी समरूप है, यूनिफॉर्म है और हर जगह पे करंट डेंसिटी भी कितना है, जे है। तो रो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिलने वाला है, ई अपॉन जे। तो ये भी एक डेफिनेशन होता है, रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जे क्या है, करंट डेंसिटी। और दूसरा ये कि अगर हम किसी चालक का एरिया और लंबाई सब एक रखें तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोधकता के बराबर हो जाएगा, है ना। तीसरा जो है कि प्रतिरोधकता किसी चालक के लंबाई एरिया पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि उस चालक के मटेरियल पर डिपेंड करता है ना। यानी किसी भी चालक का प्रतिरोधकता जो है
वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, यानी उस चालक का कैरेक्टर कैसा होता है वो उस पर डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टिविटी। जैसे चांदी, तो चांदी का रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगा, लोहा तो लोहा का रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगा, है ना, तांबा तांबा का रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगा। तो हम अगर मटेरियल को चेंज करेंगे तब रेजिस्टिविटी चेंज होगा, है ना। और दूसरा नंबर में अगर देखा जाए तो ये दूसरा नंबर में डिपेंडेंट करता है किसी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, तो वो है टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं घटाएं तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, जबकि रेजिस्टिविटी लंबाई और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो हम इस तरह से एक पॉइंट बना करके याद रख सकते हैं। इसको हम देख भी सकते हैं फॉर्मूला से कि कैसे नहीं डिपेंड करता है। तो एक बार हम फॉर्मूला से आपको दिखा देते हैं कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा आर का ओम्स लॉ से, वो था m/n/e² इंटू L/A, है ना। अब अगर हम R का ये फॉर्मूला है, अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो R और रो आपस में बराबर होता है। कब? जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो और एरिया भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, है ना। तो लंबाई 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उसका R और रो क्या होगा, बराबर। तो हम यहां से रख ले L = 1, A = 1, देन रो = हो जाएगा m/ne²t, है ना। तो रो का फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, रो बराबर m/ne²t, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला को हम ध्यान से देखें तो फिर से सेम वही चीज आ गया कि रो तो m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज होगा नहीं, जब तक इलेक्ट्रॉन जिंदा है इस धरती पे तब तक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होने वाला नहीं है। दूसरा नंबर में देखें तो E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होगा, जब तक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जब तक जिंदा है तब तक उस पर सेम चार्ज रहेगा। T यानी रिलैक्सेशन टाइम, यानी टेम्परेचर की बात कर ले, अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख ले तो मास, चार्ज और टेम्परेचर तीनों के तीनों अगर कांस्टेंट है तो डिपेंड किस पे है, ये n पे। n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब चेंज होगा, तो जब मटेरियल चेंज हो जाएगा, है ना। यानी कि मटेरियल चेंज करेंगे तो n चेंज होगा, और n चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, रो चेंज होगा, है ना। तो यहाँ सब समझ सकते हैं कि अगर n चेंज हुआ तो कौन चेंज होगा, रो चेंज हो जाएगा, है ना। यानी किसी भी मटेरियल को हम चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि हम मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। तो अब ये चीज को हम नोट पॉइंट बना करके या फिर एक पॉइंट बना करके याद रख लेते हैं। इस तरह से हम पॉइंट बना करके याद रखते हैं कि किसी चालक की प्रतिरोधकता चालक के लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है ना। दूसरे नंबर में ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रतिरोधकता चालक के मटेरियल, है ना, यानी कि पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी कि हम चेंज करेंगे, मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा, और अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये दो तरह का पॉइंट है, आप याद रखो। इससे कुछ हद तक के 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सोल्व हो सकता है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से उतार दीजिए। चलिए अब देखते हैं हम इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन जो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जिसको हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन एक लेते हैं कि एक चालक की प्रतिरोधकता रो है यदि इसकी लंबाई
दुगनी कर दी जाए तब चालक की नई प्रतिरोधकता क्या होगी? तो क्वेश्चन है कि एक चालक है ना, जिसकी प्रतिरोधकता पहले से कितनी है, रो है। अब अगर हम इसकी लंबाई को दुगनी कर दें तब चालक की नई प्रतिरोधकता क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो हम पहले पढ़े हैं, अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, वो सारा कंसेप्ट को लगाने की कोशिश करेंगे। तो चालक है, कुछ ना कुछ लंबाई का, सपोज लंबाई L है और एरिया कितना है, A है ना, और इसकी प्रतिरोधकता कितनी दी हुई है, रो दी हुई है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर हम चालक की लंबाई को दुगना कर दें, तो हम चालक की लंबाई को जब दुगना करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। लंबाई L था, अब क्या हो गया, 2L हो गया। तो ध्यान रखना एक चीज और, कि अगर हम किसी चालक की लंबाई को जब हम बढ़ाते हैं तो उसका एरिया क्या होगा, घटेगा, है ना। हम जब किसी चीज को खींचते हैं तो उसकी एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है, वो घटते चली जाती है। अगर लंबाई इंक्रीज करेगा तो एरिया क्या होगा, घटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक रबर की बात करें, तो अगर हम एक रबर को जैसे जैसे खींचेंगे तो रबर और क्या होगा, पतला होते चला जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से लंबाई को अगर हम बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा, घटेगा। तो लंबाई को हम दुगना किए तो एरिया क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। तो फाइनल लेंथ इसका, लंबाई दुगना हुआ और एरिया क्या हो गया, आधा हो गया। चलिए, लेकिन रेजिस्टिविटी की बात करनी है कि रेजिस्टिविटी बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो हमारा पिछला भी था, कंसेप्ट था कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो तार के लंबाई पर या फिर एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। हम अगर किसी एक मटेरियल की बात कर रहे हैं कि हम एक मटेरियल की लंबाई को, जैसे हम एक लोहे का तार लिए, L लंबाई का तार था, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया था इसका, अब इसी तार को हम खींच करके दुगना कर दिए, यानी उसी लोहे के तार को खींच करके हम दुगना कर दिए। तो दुगना कर दिया तो इसका एरिया आधा हो गया, बट इसका मटेरियल चेंज हुआ। लोहा का तार को खींचेंगे तो लोहा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि खींचने के बाद चांदी हो जाएगा, है ना। अगर खींचने के बाद चांदी हो जाता तो शायद उसका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है ना, बट ऐसा नहीं है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। तो यहाँ मटेरियल नहीं बदला तो रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही रो रहेगा। चलिए, तो यहां तक के लिख लीजिए।